प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समन्वयवादी दृष्टिकोण। क्या? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समन्वयवादी दृष्टिकोण या उपागम। लेक्चर नंबर 14 होगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण आपको समझाया था। अब हमें ये देखना है कि क्या वाकई आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण दोनों ही अतिवादी धारणाएं नहीं हैं। आदर्शवादी ऐसी बातें कर रहे हैं कि युद्धों को सदा के लिए समाप्त किया जा सकता है, जो कि गलत बात है, और यथार्थवादी कह रहे हैं कि शक्ति राजनीति, शक्ति के लिए संघर्ष, इसी को वो राजनीति कह रहे हैं। क्या हमेशा ही संघर्ष होता रहता है? नहीं, ये दोनों ही अतिवादी धारणाएं। इसलिए समन्वयवादी दृष्टिकोण वास्तव में आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण में समन्वय की बात करेगा। इन दोनों के गुणों को स्वीकार करेगा और अवगुणों को छोड़ने की बात करेगा। और ये दृष्टिकोण ये कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यदि अच्छे से समझना हो, बेहतर तरीके से समझना हो, तो इसके लिए ना केवल आदर्शवादी दृष्टिकोण, ना केवल यथार्थवादी दृष्टिकोण, ना केवल नव यथार्थवादी दृष्टिकोण, ना केवल संस्थावादी दृष्टिकोण, ना केवल व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बल्कि सभी दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जाना चाहिए। समन्वयवादी दृष्टिकोण इसकी बात करता है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ, इसमें मैं औपचारिकता नहीं निभाना चाहता हूँ, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे दिखावा हरगिज पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान इस रूप में समझाऊं कि उन्हें इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता ना हो। क्योंकि मैं 25 वर्ष के अनुभव के आधार पर ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि महाविद्यालयों में उस तरह से राजनीति विज्ञान नहीं समझाया जाता है जिस तरह से उन्हें समझाया जाना चाहिए। इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं कि मैं सभी विद्यार्थियों को कैसे समझाऊं। तो मेरे सामने एक ही रास्ता दिखाई दिया, क्या कि मैं YouTube चैनल बना करके और उसके माध्यम से मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझाऊं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, मेरा लक्ष्य है राजनीति विज्ञान को अच्छे से अच्छे रूप में समझाना। मुझे वाहवाही, दिखावा हरगिज पसंद नहीं है। आप जिस रूप में आपको समझाता हूँ उस रूप में समझिएगा। राजनीति विज्ञान में कभी विफल नहीं हो सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यकीन कीजिएगा मेरे शब्दों के ऊपर। यस, समन्वयवादी दृष्टिकोण, लेक्चर नंबर 14। बेटा, इसको समझे, इसके लिए मैंने यहां सबसे पहले डायग्राम बनाया है। क्या? आदर्शवाद और यथार्थवाद। क्यों? क्योंकि आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों के ही बीच का जो मार्ग है, मध्यम मार्ग है, वह ही समन्वयवादी दृष्टिकोण है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है। वैसे मैंने आदर्शवाद यथार्थवाद के ऊपर कितने लेक्चर अपलोड कर दिए। यथार्थवाद आदर्शवाद बनाम, मतलब आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, इसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अब यहां हम इन दोनों में वास्तविक रूप में क्या ये अतिवादी धारणाएं हैं, अर्थात ये दोनों अति की बात करते हैं, ये बात देखनी है। आदर्शवाद, आदर्शवादी उपागम या दृष्टिकोण का जो मुख्य विचारक है कौन है बेटा? मुख्य समर्थक विद्वान कौन है? वुड्रो विल्सन। यथार्थवाद के प्रमुख जो समर्थक है कौन है? हांस जे मार्गेनथाउ। ये वही हांस जे मार्गेनथाउ जिन्होंने कहा है कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है। आदर्शवाद का जो मुख्य अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो ये है, क्या क्या होना चाहिए। मतलब आदर्शवादी तो ये बताएंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस प्रकार के होना चाहिए। तो आदर्शवादी यहाँ ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई वास्तविक रूप में युद्ध, क्या युद्ध, हिंसा, शोषण, अत्याचार को किसी भी रूप में
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थान ना दिया जाए, मतलब युद्ध समाप्त हो जाए, युद्ध हो ही नहीं, हिंसा हो ही नहीं, शोषण हो ही नहीं, अनैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं हो। ये एक प्रकार से मैं कहूंगा कि क्या होना चाहिए से संबंधित बातों का अध्ययन करता है, मतलब ये एक प्रकार से सर्वोच्च मूल्यों की बात करता है। जैसे आदर्शवादी शांति की बात करते हैं, युद्धों को पूर्णतः समाप्त करने की बात करते हैं, हिंसा को समाप्त करने की बात करते हैं, इसलिए ये क्या होना चाहिए संबंधित बातों के अध्ययन पर बल देता है, जबकि यथार्थवाद क्या है से संबंधित बातों के अध्ययन पर बल देता है। मतलब ये वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्र राज्यों के बीच में जैसा जो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसका अध्ययन करता है। इसलिए यथार्थवादी ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, अर्थात ये शक्ति राजनीति की बात करते हैं, जबकि ये वास्तविक रूप में शांति की राजनीति की बात करते हैं। ये डिफरेंस है इसमें, इसलिए यथार्थवाद क्या है से संबंधित है, नोट कीजिएगा। आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़े। आदर्शवाद शक्ति संघर्ष को अस्वाभाविक तथा अनुचित मानता है। बेटा ध्यान दें, मतलब जो आदर्शवादी हो शक्ति संघर्ष को अस्वाभाविक तथा अनुचित मानते हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष होता है, वो शक्ति के लिए संघर्ष अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है तथा अनुचित है, मतलब ये उचित नहीं है शक्ति के लिए संघर्ष, बल्कि शांति की बात करते हैं, युद्धों को रोकने की बात करते हैं, किसी भी रूप में हिंसा ना हो इसकी बात करते हैं, किसी भी रूप में शोषण नहीं हो इसकी बात करते हैं, किसी भी रूप में अत्याचार नहीं हो इसकी बात करते हैं, किसी रूप में तानाशाही नहीं हो इसकी बात करते हैं। कौन? आदर्शवादी उपागम। ठीक है बेटा, आगे बात है। ये जो आदर्शवादी है ये शक्ति संघर्ष, क्या शक्ति संघर्ष की समाप्ति की बात करता है कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी रूप में शक्ति के लिए संघर्ष नहीं हो, उसको समाप्त कर दिया जाए, युद्धों को समाप्त कर दिया जाए, हिंसा को समाप्त कर दिया जाए, शोषण को समाप्त कर दिया जाए, अत्याचार को समाप्त कर दिया जाए, तानाशाही को समाप्त कर दिया जाए। ये एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि सर्वोच्च मूल्यों की बात कर रहे हैं। इसकी बात करें, सर्वोच्च मूल्य की बात करें कि भाई समाज के जो सर्वोच्च मूल्य हैं उन मूल्यों के ऊपर बल दिया जाए, उन मूल्यों को अपनाया जाए। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि आदर्शवाद वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मूल्यों से संबंधित बातों का अध्ययन करता है। आप निष्कर्ष रूप में यदि कहें तो ये कहेंगे कि मूल्यों से संबंधित बातों का अध्ययन करता है। कैसे? जैसे राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वहां पर परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में स्पष्ट रूप में कहा जाता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों से संबंधित बातों का अध्ययन करता है। क्या? केवल मूल्यों से संबंधित बातों का अध्ययन करता है। जैसे प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्शात्मक बातों का ही अध्ययन किया है। अब ये बातें काफी लंबी है, चूंकि यहां मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझा रहा हूं, ना कि राजनीति विज्ञान। ध्यान दीजिएगा। अब आगे आता है युद्ध, हिंसा, तानाशाही रहित, विकसित तथा तर्कपूर्ण विश्व बनाने के समर्थक हैं। ये कौन? मतलब जो आदर्शवादी विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि युद्ध, हिंसा, तानाशाही रहित, विकसित तथा तर्कपूर्ण विश्व बनाने के समर्थन में है। ये इनका कहना है कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें युद्ध नहीं हो, हिंसा नहीं हो, तानाशाही नहीं हो, और इसके साथ में विकसित तथा तर्कपूर्ण विश्व का निर्माण किया जाए। यह आदर्शवादी उपागम इनकी बात करता है। तो एक तरफ तो ये आदर्शवाद हो गया। अब दूसरी तरफ क्या आता है बेटा? यथार्थवाद। अब यथार्थवादी क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्यों में शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है। मतलब जो यथार्थवाद है इसके प्रमुख जो प्रवर्तक हैं, समर्थक विद्वान, वो हांस जे मार्गेनथाउ हुए हैं। ठीक है बेटा। तो हांस जे मार्गेनथाउ तो स्पष्ट रूप में कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, घरेलू राजनीति का मतलब होता है राष्ट्रीय राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो यथार्थवादी तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्यों में शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है, शक्ति के लिए संघर्ष, जबकि ये शक्ति संघर्ष को अस्वाभाविक मानते, इसकी समाप्ति की बात करते हैं, और ये शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिभाषित करते हैं। और वह शक्ति संघर्ष को स्वाभाविक तथा न समाप्त होने वाली अवस्था मानता है। मतलब यथार्थवादी शक्ति संघर्ष को स्वाभाविक, ये स्वाभाविक मानते हैं और ये अस्वाभाविक मानते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा अंतर। ये क्या मानते हैं? शक्ति संघर्ष को स्वाभाविक, और ये क्या मानते हैं? शक्ति संघर्ष को अस्वाभाविक, अनुचित, जबकि ये स्वाभाविक और उचित मानते हैं। ध्यान दें, शक्ति संघर्ष को स्वाभाविक तथा न समाप्त होने वाली अवस्था मानते हैं। मतलब इनका कहना है कि राष्ट्र राज्यों के बीच में अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के लगातार शक्ति संघर्ष होता रहेगा, क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का भरसक प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, शक्ति प्रबंध के साधनों को अपनाकर युद्ध रोके जा सकते हैं। अर्थात यथार्थवादियों का कहना है कि भाई युद्ध को पूर्ण रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता, हिंसा को पूर्ण रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता, तानाशाही को पूर्ण रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, शक्ति प्रबंध के साधनों को अपनाकर युद्ध रोके जा सकते हैं। कौन कह रहे हैं ये बात?
यथार्थवादी क्या करें कि शक्ति प्रबंध के साधनों को अपनाकर युद्ध रोके जा सकते हैं। बेटा शक्ति प्रबंध के साधन क्या क्या हैं, नोट करेंगे। शक्ति प्रबंध के साधन में एक तो आता है कूटनीति, राजनय, डिप्लोमेसी। क्या शक्ति प्रबंध के साधन में एक तो आता है कूटनीति, दूसरा आता है निशस्त्रीकरण, तीसरा आता है शस्त्र नियंत्रण। आज आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जब किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ ये प्रयास किया जाता है कि भाई निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए, शस्त्र नियंत्रण किया जाए, जिससे कि वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य के पास जो शस्त्रों का भंडार है वो कम हो। तो यहाँ पर ये तीनों जो शक्ति के प्रबंध के साधन है, शक्ति प्रबंध के जो साधन है, इन साधनों को अपनाकर युद्ध रोके जा सकते हैं, पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि आदर्शवादी कह रहे हैं कि युद्ध को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, ये डिफरेंस है। जबकि समन्वयवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि दोनों ही अति पर है, ये भी अति की बात करता है, ये भी अति की बात करता है। ये तो कह रहे हैं कि युद्धों को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, और इनका कहना है कि वास्तविक रूप में युद्धों को समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों ही अतिवादी धारणाएं और समन्वयवादी दृष्टिकोण इन दोनों के बीच का रास्ता निकालता है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यदि समन्वयवादी दृष्टिकोण को समझना है तो 3 बिंदु आपको नोट करने होंगे। क्या क्या? देखो ये मैंने पिछले भी कई लेक्चर में आपको समझाया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्राथमिक अभिनेता होता है वो राष्ट्र राज्य होते हैं। मतलब भाई राष्ट्र राज्यों के बीच में क्या, राष्ट्र राज्यों के बीच में संबंधों और अंतरक्रियाओं की जो प्रक्रिया होती है उसी को तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्टर कौन होंगे हैं? उसके अभिनेता कौन होंगे हैं? उसकी इकाइयाँ कौन होंगे हैं? उसके कार्यकर्ता कौन होंगे? राष्ट्र राज्य तो होंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता राष्ट्र राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रहित है, अर्थात सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्र हितों की रक्षा का ही प्रयास करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन और साध्य शक्ति होता है। क्यों? क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लगातार अपनी शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं, और जब लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में शक्ति क्या बन जाती है? साध्य बन जाती है। और जब अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति साधन बन जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साध्य और साधन दोनों है। बेटा ध्यान देंगे, साध्य और साधन दोनों है। अब हम मूल बात पर आते हैं। क्या यह दृष्टिकोण दोनों का खंडन करता है? अर्थात समन्वयवादी दृष्टिकोण वास्तव में आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण इन दोनों का खंडन करता है। क्यों करता है खंडन? क्योंकि इसका कहना है कि दोनों अतिवादी धारणाएं, अतिवादी धारणाएं क्यों है? क्योंकि ये केवल मूल्यों की बात करता है और ये यथार्थवाद केवल तथ्यों की बात करता है, केवल तथ्यों की बात करता है, अर्थात ये तथ्यात्मक विश्लेषण करता है। भाई इनका तो कहना है कि युद्धों को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, जबकि इनका कहना है कि वास्तविक रूप में शक्ति के लिए संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो कहने का मतलब ये भी अति की बात कर रहे हैं और ये भी अति की बात कर रहे हैं। इसलिए समन्वयवादी दृष्टिकोण इन दोनों दृष्टिकोणों का खंडन करता है। किस किस का? आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण का। यह आदर्शवाद के चरम आशावाद तथा यथार्थवादियों के चरम निराशावाद की मध्य स्थिति अपनाना चाहता है। इसमें सब बात आ गई। क्या? यह मतलब समन्वयवादी दृष्टिकोण, समन्वयवादी दृष्टिकोण, यह आदर्शवाद के चरम आशावाद। आदर्शवाद का चरम आशावाद क्या है? कि भाई युद्ध, हिंसा, तानाशाही रहित विकसित तथा तर्कपूर्ण विश्व बनाने के समर्थन में है। ये इनका कहना है कि युद्ध और हिंसा को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। तो ये चरम आशावाद है। तथा यथार्थवादियों की चरम निराशावाद, यथार्थवादियों का चरम निराशावाद ये है कि वास्तविक रूप में शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिभाषित करते हैं। इनका कहना है कि युद्धों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये चरम निराशावाद की बात करते हैं। और समन्वयवादी दृष्टिकोण क्या करता है? मध्य स्थिति अपनाना चाहता है, मतलब इन दोनों के बीच की स्थिति अपनाना चाहता है। ये जो यथार्थवाद और आदर्शवाद है, इन दोनों के बीच की स्थिति अपना जाता है या इनकी मध्य स्थिति को अपनाना चाहता है। कौन? समन्वयवादी दृष्टिकोण। कैसे? ध्यान दें। यह दृष्टिकोण कौन सा दृष्टिकोण? समन्वयवादी दृष्टिकोण वकालत करता है क्या? कि कोई भी एक अकेला एकलवादी दृष्टिकोण न तो शक्ति एकलवाद तथा न ही आदर्शवाद, मतलब ध्यान दें, यह दृष्टिकोण मतलब समन्वयवादी दृष्टिकोण वकालत करता है, ये कहता है, तर्क देता है कि कोई भी एक अकेला, कोई भी एक अकेला का मतलब ना तो आदर्शवाद ना यथार्थवाद, कोई भी एक अकेला एकलवादी दृष्टिकोण, ठीक है, एकलवादी दृष्टिकोण मतलब ना तो आदर्शवाद ना यथार्थवाद, एकलवादी दृष्टिकोण न तो शक्ति एकलवाद, न तो शक्ति एकलवाद, मतलब ये यथार्थवाद शक्ति की बात करता है, न तो शक्ति एकलवाद तथा न ही आदर्शवाद, ये आदर्शवादी की बात आ गई, नहीं आदर्शवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने, उनका विश्लेषण करने तथा उनका मूल्यांकन करने में हमारी सहायता कर सकता। मतलब वास्तविक रूप में
अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने, उनका विश्लेषण करने तथा उनका मूल्यांकन करने में वास्तविक रूप में एक अकेला दृष्टिकोण, चाहे वो आदर्शवादी दृष्टिकोण हो या यथार्थवादी दृष्टिकोण हो, वो हमारी सहायता नहीं कर सकता। एक अकेले दृष्टिकोण से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए ये दोनों के मध्य की स्थिति को अपनाना चाहता है, इसलिए इसे समन्वयवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेटा, समन्वयवाद संबद्धता तथा मानदंडवाद के महत्व को स्वीकार करता है। बेटा ध्यान दें, समन्वयवाद मतलब ये जो समन्वयवादी दृष्टिकोण है, संबद्धता तथा मानदंडवाद के महत्व को स्वीकार करता है। मतलब ये दोनों के बीच की स्थिति अपनाना चाहते हैं। इसका कहना है कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो तथ्य और मूल्य दोनों को स्थान देना होगा, जैसा कि आगे चल करके उत्तर व्यवहारवादी इस बात को स्वीकार करेंगे। ध्यान दें, यह एक सामाजिक दृष्टिकोण अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो ये संबद्धता और मानदंडवाद है वो एक सामाजिक दृष्टिकोण अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सभी तत्वों का अलग अलग दृष्टिकोणों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में शामिल किया जा सकता है। मतलब जिसमें सभी तत्वों का अलग अलग दृष्टिकोणों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में शामिल किया जा सकता है। भाई इसका कहना है कि अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जाना चाहिए। किसी एक दृष्टिकोण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता। ये बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जब यहाँ सभी दृष्टिकोणों का सहारा लिया जाएगा, सभी दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आसानी से समझा जा सकता है। किसी एक दृष्टिकोण के आधार पर, उपागम के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझा जा सकता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सभी तत्वों, विषयों तथा समस्याओं का वास्तविक विश्लेषण ही केवल सहायक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सभी तत्वों, विषयों तथा समस्याओं का वास्तविक विश्लेषण ही केवल सहायक हो सकता है। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ठीक से समझना है तो ऐसी स्थिति में सभी तत्वों, विषयों तथा समस्याओं का वास्तविक विश्लेषण ही केवल सहायक हो सकता है। इसलिए किसी एक दृष्टिकोण, उपागम के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता। इसी कारण इन्होंने कहा है कि वास्तविक रूप में सभी दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्टेनले, हॉफमैन, एडल्फोर्ड तथा लिंकन इस दृष्टिकोण के समर्थक है। बेटा ध्यान दीजिएगा, समन्वयवादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक कौन कौन है? कंपटीशन में ये बात पूछी जाती है, कौन कौन है, नोट करें। स्टेनले, फिर से बोल रहा हूं, स्टेनले, हॉफमैन एक, एडल्फोर्ड तथा लिंकन दो, तीन, लिंकन तीन हो गया। फिर से बोल रहा हूं, स्टेनले, हॉफमैन एक, एडल्फोर्ड दो तथा लिंकन तीन। ये तीन जो विद्वान है इस दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक हैं, इनके नाम नोट कीजिएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य परंपरावाद बनाम वैज्ञानिकवाद न होकर परंपरावाद और वैज्ञानिकवाद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन तभी पूर्णतया संभव हो सकता है। ये दृष्टिकोण ऐसी वकालत करता है। मतलब समन्वयवादी दृष्टिकोण ये कहता है, क्या कहता है कि हमारा लक्ष्य परंपरावाद बनाम वैज्ञानिकवाद, अर्थात यहाँ परंपरावाद मतलब आदर्शवाद और वैज्ञानिकवाद का मतलब यथार्थवाद। समझ रहे हैं ना भाई, परंपरावाद मतलब आदर्शवाद, वैज्ञानिकवाद मतलब यथार्थवाद, ठीक है बेटा। तो हमारा लक्ष्य परंपरावाद बनाम वैज्ञानिकवाद, या आप ऐसे भी कह सकते हैं हमारा लक्ष्य आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद न होकर, क्योंकि पीछे आपने ये अध्ययन किया है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, उसमें देखा गया था कि इन दोनों में से कौन सा उपयुक्त है। तो समन्वयवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि यहाँ पर परंपरावाद बनाम वैज्ञानिकवाद न होकर परंपरावाद और वैज्ञानिकवाद होना चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो उसके अंतर्गत तथ्य और मूल्य दोनों का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए वास्तविक रूप में परंपरावाद और वैज्ञानिकवाद होना चाहिए। मतलब आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों ही दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। एकलवादी दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, ठीक है बेटा। फिर मैंने यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन तभी पूर्णतया संभव हो सकता है। यह दृष्टिकोण ऐसी वकालत करता है। मतलब समन्वयवादी दृष्टिकोण ये वकालत करता है। इसका तर्क है, क्या तर्क है कि परंपरावाद और वैज्ञानिकवाद वास्तविक रूप में इन दोनों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी पूर्णतया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सकता है। किसी एक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं, या इसके आधार पर नहीं समझा जा सकता कि परंपरावाद बनाम वैज्ञानिकवाद, अर्थात परंपरावाद श्रेष्ठ है या वैज्ञानिकवाद श्रेष्ठ है, या हम कहें परंपरावाद अर्थात आदर्शवाद श्रेष्ठ है या यथार्थवाद श्रेष्ठ है। बल्कि हमें तो ये देखना है, यहाँ ये नहीं देखना है कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। हमें तो वास्तविक रूप में दोनों दृष्टिकोण के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास करना चाहिए। समन्वयवादी दृष्टिकोण ये बात कहता है, ठीक है, दोनों में समन्वय की बात करता है, इसलिए इसे समन्वयवादी दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, यह दृष्टिकोण उस वातावरण
को समझने को महत्व देता है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय नीतियों तथा स्थितियों को निश्चित करता है। बेटा ध्यान दे, समन्वय दृष्टिकोण उस वातावरण को समझने को सहायता देता है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों तथा स्थितियों को निश्चित करता है। कौन? समन्वयवादी दृष्टिकोण। मतलब समन्वयवादी दृष्टिकोण उस वातावरण को समझने को महत्व देता है, उस वातावरण को समझता है किसको? जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय नीतियां, जो विदेश नीति तय की जाती है, राष्ट्रीय नीतियां तथा स्थितियों को निश्चित करता है। ये उस वातावरण का अध्ययन करता है। तो वातावरण का अध्ययन करता है तो ऐसी स्थिति में तथ्य मूल्य दोनों का अध्ययन करना जरूरी है। मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण या परंपरावाद और वैज्ञानिकवाद दोनों का प्रयोग होना निहायत जरूरी है, तभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जा सकता है। क्योंकि समाज के सर्वोच्च मूल्यों की भी रक्षा होनी चाहिए और इसी के साथ में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जाना चाहिए। जैसा कि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि तथ्य और मूल्य, क्या तथ्य और मूल्य दोनों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ठीक से समझा जा सकता है। यस। आगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों के पास तथ्यों एवं विचारों की मानसिक तालिका तथा उन्हें क्रमबद्ध करने की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, ये नोट करें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों के पास तथ्यों एवं विचारों की मानसिक तालिका तथा उन्हें क्रमबद्ध करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब यहाँ स्पष्ट रूप में कह दिया गया है इन विद्वानों के द्वारा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो समझना चाहते हैं, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सामान्य पाठक ही क्यों ना हो, जनसाधारण ही क्यों ना हो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना चाहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों के पास तथ्यों में विचारों, बात आ गई तथ्यों में विचारों, तो यथार्थवाद तथ्यों की बात करता है और आदर्शवाद मूल्यों की या विचारों की बात करता है। यस। पास तथ्यों एवं विचारों की मानसिक तालिका तथा उन्हें क्रमबद्ध करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब यहाँ ये समन्वय दृष्टिकोण ये कह रहा है कि तथ्य और मूल्य दोनों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सकता है। नेक्स्ट, स्टेनले हॉफमैन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 4 तत्वों की सूची बनाई है। मतलब स्टेनले हॉफमैन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 4 तत्वों की सूची बनाई है। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, किसी एक समय में विश्व का राजनीतिक ढांचा क्या है, ये देखा जाना चाहिए। दूसरा, वे शक्तियां जो इस ढांचे की इकाइयों को चाहे सुदृढ़ बनाने के लिए या इसे परिवर्तित करने के लिए कार्य करती हैं, उस इकाइयों का अध्ययन किया जाए। तीसरा, विभिन्न इकाइयों के आंतरिक एवं विदेश नीतियों में संबंध, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। और चौथा, पहले तीनों तत्वों जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहना अधिक उचित होगा के आपसी संबंधों का ढांचा। मतलब यहाँ स्टेनले हॉफमैन कह रहे हैं कि इन 4 तत्वों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सकता है समन्वयवादी दृष्टिकोण के आधार पर। तो ये चारों तत्व आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट, पैडलफोर्ड तथा लिंकन इस विचार की वकालत करते हैं कि, मतलब पैडलफोर्ड तथा लिंकन समन्वयवादी दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक हैं, तो ये इस विचार की वकालत करते हैं या ये तर्क देते हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन, ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी, उपयुक्त एवं व्यवहारिक विधि यह है। बेटा ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी, उपयुक्त एवं व्यवहारिक विधि यह है कि सभी प्रमुख कारकों एवं परिस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए जो किसी देश की आंतरिक एवं घरेलू परिस्थितियों की विदेश नीति को निश्चित करते हैं और उनके द्वारा विश्व राजनीति को भी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सब बातें आ जाती हैं कि वास्तविक रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन किस तरह से किया जाना चाहिए। पैडलफोर्ड एवं लिंकन ने अपने व्याख्यांश में ये बात स्पष्ट कर दी है, इसे नोट कीजिएगा। फिर मैंने यहाँ लिखा है, इनवर्टेड कोमा में बंद करेंगे इसको, इस दृष्टिकोण का यही उद्देश्य है, मतलब समन्वयवादी दृष्टिकोण का यही उद्देश्य। क्या उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी, उपयुक्त एवं व्यवहारिक विधि है कि सभी प्रमुख कारकों, सभी प्रमुख कारणों एवं परिस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए जो किसी देश की आंतरिक एवं घरेलू परिस्थितियों की विदेश नीति को निश्चित करते हैं और उनके द्वारा विश्व राजनीति को भी निश्चित करते हैं। उन सभी तत्वों, उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। समन्वयवादी दृष्टिकोण इसकी बात करता है। और जब सभी तत्वों, परिस्थितियों, कारकों का अध्ययन विश्लेषण किया जाएगा तो इसके लिए एक दृष्टिकोण से काम नहीं चल सकता। निश्चित रूप में सभी दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से, ठीक से समझा जा सकता है। यही समन्वयवादी दृष्टिकोण है और यही समन्वयवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य है। क्या यही मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, इस दृष्टिकोण का उद्देश्य
यही है। क्या? इस दृष्टिकोण का यही उद्देश्य है। मतलब समन्वयवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य भी यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझा जा सके, उपयुक्त रूप में समझा जा सके, व्यवहारिक रूप में समझा जा सके, और जिसकी विधि ये बता दी है, जिसकी विधि है कि सभी प्रमुख कारकों एवं परिस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए जो किसी देश की आंतरिक एवं घरेलू परिस्थितियों की विदेश नीति को निश्चित करते हैं, क्या निश्चित करते हैं, और उनके द्वारा विश्व राजनीति को भी निश्चित करते हैं। इस दृष्टिकोण का यही उद्देश्य है। किस दृष्टिकोण का? समन्वयवादी दृष्टिकोण का। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कोई भी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए न तो पूर्ण है और न हो सकता है। मतलब समन्वयवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप में कह रहा है कि कोई भी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए न तो पूर्ण है और न हो सकता है। मतलब कोई भी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए ना तो अपने आप में पूर्ण है और ना हो सकता है। इसलिए समन्वयवादी दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सकता है। कैसे? ध्यान दे, डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पर। मतलब वास्तविक रूप में यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है, आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है, तो फिर ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में सामाजिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाए। और सामाजिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में समन्वयवादी दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जा सकता है। कैसे? जैसे न तो परंपरावाद और न वैज्ञानिकवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी पहलुओं की पूर्ण व्याख्या एवं विश्लेषण करने में सक्षम है। मतलब सामाजिक दृष्टिकोण ये कहता है, क्या कहता है कि न तो परंपरावाद मतलब आदर्शवाद को परंपरावाद कह रहे हैं, न वैज्ञानिकवाद मतलब यथार्थवाद, न तो परंपरावाद न वैज्ञानिकवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी पहलुओं की पूर्ण व्याख्या विश्लेषण करने में सक्षम है। मतलब वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो तो उसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, और सामाजिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में एक दृष्टिकोण से, एक उपागम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता। फिर से बोल रहा हूं, न तो परंपरावाद न वैज्ञानिकवाद, न तो परंपरावाद मतलब आदर्शवाद, न वैज्ञानिकवाद मतलब यथार्थवाद, न तो परंपरावाद न वैज्ञानिकवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी पहलुओं की पूर्ण व्याख्या एवं विश्लेषण करने में सक्षम है। मतलब ना तो परंपरावाद और ना ही वैज्ञानिकवाद, या ना तो आदर्शवाद और ना ही यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी पहलुओं की व्याख्या, पूर्ण व्याख्या एवं विश्लेषण करने में सक्षम नहीं है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करने में, विश्लेषण करने में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में एकलवादी दृष्टिकोण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर तरीके से नहीं समझा जा सकता। इसलिए यहाँ पर सभी तत्वों, सभी कारकों, सभी परिस्थितियों, सभी शक्तियों को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जाना चाहिए। यही समन्वयवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य है। ये हो गया बेटा आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का समन्वयवादी दृष्टिकोण, जिसमें कि ये कहा गया है कि आदर्शवाद और यथार्थवाद इन दोनों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जाना चाहिए। किसी एक दृष्टिकोण या उपागम के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता। मुझे विश्वास है आप समन्वयवादी दृष्टिकोण को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।